तो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भगत सिंह लाइफ आइडियाज़ आ हीरो। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। आज से तकरीबन 93 साल पहले 93 ईयर्स पहले की बात है। 16 मार्च 1931 की तारीख थी और लाहौर के गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग को जो हेड कर रहे थे उनका नाम था जॉफरी मॉन्टमोरेंसी, जो कि गवर्नर पंजाब थे। और इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि आज से चंद रोज़ बाद लाहौर में कोट लखपत जेल के अंदर जो कैदी मौजूद हैं उनमें से 3 कैदियों को फांसी के फंदे पे लटकाना है। और ये जब होगा तो उसके बाद पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कैसे रखना है, दिस वाज द एजेंडा। और वो 3 कैदी कौन थे? वो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह थे, जो कि फ्रीडम फाइटर्स भी थे, जो आज तक सब कॉन्टिनेंट में वैसे तो सेलिब्रेट होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लार्जली आवाम को इस बात का इल्म नहीं है कि जो कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी उसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था, क्या वजूहात थी और क्या सिग्निफ़िकेंस थी। हालांकि ये सब कुछ उस लाहौर में हो रहा है जो कि आज के पाकिस्तान का एक सबसे अहम शहर है, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप भी इस पॉइंट के ऊपर बाहर निकल के किसी से ये 3 नाम पूछ लें तो शायद ही एक आधा बंदा आपको सरप्राइज़ दे दे, उसका जवाब दे के बाकियों को इल्म भी नहीं होगा कि ये लोग कौन हैं। पहले भी मैंने इस पर बात की थी। उसकी वजह यह है कि जब 47 के बाद हमने जबरी तौर पर अपनी तारीख़ को डी लिंक किया हिंदुस्तान की तारीख़ से, जो कि पहले हज़ारों साल से एक खित्ते की तारीख़ थी, तो फिर उसके तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनको भी हमने इरेज़ कर दिया फोर्सफुली, और अपनी आइडियोलॉजी को उसकी जगह पे, अपने नज़रियात को उसकी जगह पे इंसर्ट कर दिया और इस तारीख़ी झूठ को फैलाना शुरू कर दिया कि दरअसल ये तमाम लोग जिन्होंने जानें दी थी इस सब कॉन्टिनेंट के लिए गोरे के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, ये हमारे लिए नहीं कर रहे थे, ना ये कोई फ्रीडम स्ट्रगल थी और ना ये हीरोज़ थे, इसीलिए आज हमें इसका इल्म नहीं है। तो होता इस तरह से है कि जब इन तीनों अफराद को फांसी देने के लिए वैसे तो 24 मार्च की तारीख़ का तयन किया गया था, लेकिन चूँकि ख़बर फैल गई और इससे पहले हैरानकुन तौर पर 22 मार्च को एक तूफ़ान भी आया लाहौर में, तो उससे डील करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट जेल की मैनेजमेंट थी वो सोच रही थी कि किस तरह से इसको रात के अंधेरे में एग्जीक्यूट करें ताकि एक वायलेंस का ख़तरा ना पैदा हो और एजिटेशन ना हो, लोग सड़कों पे ना आएँ, एहतजाज ना हो। तो 23 मार्च की रात को तकरीबन 7 बजे के करीब ये फ़ैसला होता है कि इन तीनों कैदियों को सज़ाए मौत जो सुनाई गई थी उस पर अमल करना है और फांसी पे चढ़ाना है इनको। और जब बाहर लाया जाता है जेल खाने से निकाल के इनको मैदान की तरफ जहाँ पर फांसी घाट था, तो पहले तो चेहरे के ऊपर नकाब पहनने से ये तीनों इनकार कर देते हैं कि हमने नहीं पहनना, ताकि तासुरात जो हमारे चेहरे के ऊपर हैं या फिर जो हंसते हुए हम जा रहे हैं फांसी घाट की तरफ, ये लोगों को नज़र आएँ। और हमें किसी चीज़ की शर्मिंदगी नहीं है, इसलिए हमने चेहरा नहीं छुपाना। इनफैक्ट भगत सिंह ने तो अपना जो मास्क था जो उसको पकड़ाया था वो उठा के उसने जो मैजिस्ट्रेट था उसकी तरफ फेंक दिया और कहा कि ये मैं नहीं पहनूंगा। और जब इससे पहले ले जाने से पहले उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी विश क्या है, तो उसने ये कहा कि मेरी आखिरी विश ये है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ लेनिन के बारे में, रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन, इसको मुझे मुकम्मल करने दें, इसके बाद मुझे फांसी दे दीजिएगा। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ही वॉज एन अनरियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, जिसके साथ जो होने जा रहा है उसको उसकी कोई भी ज़रा सी सीरियसनेस उसके चेहरे पे दिखाई नहीं देती, ना वो इस चीज़ का एहसास करता दिखाई दे रहा है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। उसकी वजह ये है कि वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है अपनी कॉज़ के साथ, इतना कमिटेड है कि उसको ये नहीं पता कि मैंने ज़िंदा अगर मैं ना रहा तो ये जो ख़तरा है मेरी जान को, ये मुझ पर हावी हो जाए, जो हर आम इंसान के ऊपर हो जाता है। थोड़ी सी किसी को धमकी मिल जाए या ज़रा सा किसी को जान का ख़तरा आ जाए तो लोगों की रात की नींद उड़ जाती है। लेकिन वो ऐसा इंसान था जो कह रहा था कि मैं किताब ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फांसी लगा देना कोई मसला नहीं है मुझे। उसी सुबह जो आखिरी मुलाकात उसकी हुई थी सुबह 10 बजे, वो अपने लॉयर के साथ हुई जिसने ये मशवरा दिया कि अब भी आपके पास वक्त है, आप या तो माफ़ी मांग लीजिए या फिर माफ़ी की दरख्वास्त दे दें। उसने कहा आप घर जाइए, मुझे ये तमाम क्लीमेंसी की रिक्वेस्ट नहीं डालनी। और उसके बाद जब ले जाया गया उनको फांसी घाट की तरफ, तो नारे यही लग रहे थे कि डाउन विद ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म, कि जो गोरे की इजारादारी और सालमियत और साम्राज्य है, हिंदुस्तान का रिसोर्सेज जो खा रहे हैं, जो उसको लूट रहे हैं, हम ये सब कुछ उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और हम 101% हमें यकीन है कि हमारी जो कुर्बानी है
इसका नस्लों तक इसको याद रखा जाएगा। और ऐसे ही हुआ कि बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर वो जाते हैं, उनको फांसी दी जाती है और उसके बाद एहतजाजों की एक लंबी तहरीक शुरू हो जाती है। तो आज हमने ये सोचा कि 23 मार्च की जो तारीख़ है, इसकी सिग्निफ़िकेंस पाकिस्तान के अवाम को बताई जाए। उसकी वजह यह है कि ये अनफॉर्चुनेट मुल्क वो है जहाँ पे शादमान चौक, जहाँ पर फांसी लगाई गई, जिसके करीब ये फांसी दी गई भगत सिंह को, आज वहाँ पर रहने वालों से भी अगर आप पूछ लें कि ये कौन था, नहीं पता उनको। आज तक उस सड़क का नाम हम भगत सिंह चौक नहीं रख सके, क्योंकि हम उस कुर्बानी को रिकग्नाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी रियासत भी यही चाहती है कि हम किसी ऐसे हीरो को हीरो तस्लीम ना करें जिसका ताल्लुक़ असल में हमारे फेथ से नहीं था। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि उसके जो आइडियाज़ थे वो किसी भी मज़हब की तरफ इंक्लिनेशन रखते ही नहीं थे। तो पहले ज़रा आपको बैकग्राउंड बताते हैं कि इस फांसी की वजह क्या बनी, भगत सिंह की ज़ाती तहरीक की वजह क्या बनी, उसके नज़रियात क्या थे, क्या वो सिर्फ़ एक वायलेंट इंसान था जिसने हथियार उठा लिया और बम फेंक दिए पार्लियामान में, या फिर वो इंटेलेक्चुअली मोटिवेटेड था, या फिर वो किताबों के ज़ोर पे, नज़रियात के ज़ोर पे अपनी जान देने के लिए निकला था। तो ये सब देखने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आया रेवोल्यूशन की एक सुपरफिशियलिटी कोई लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो नज़रियात उभारते हैं आपके दिल के अंदर, आपके जो जज्बात को उभारते हैं कि आप एक इनकलाबी बने, वो कैसे डेवलप होते हैं और कैसे इतनी यंग एज में एक आदमी अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर नेशनल कॉज के लिए जान देने पे आमादा हो जाता है। तो इस पर बात करते हैं कि भगत सिंह का जर्नी कहाँ से शुरू हुआ। भगत सिंह की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो उसकी पैदाइश 1907 में लायलपुर में होती है, जो कि आज का फैसलाबाद है। और ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि बंगा, जिसका नाम है चक नंबर 105, वहाँ उसकी परवरिश हुई और आज भी उसका घर वहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये भी ऑलमोस्ट अननोन फैक्ट है पाकिस्तानियों के लिए, बिकॉज़ वही बात है कि हिस्टोरिकल ओनरशिप नहीं है इस चीज़ की। इसके बाद जिस तरह से हम देखते हैं कि उसकी फ़ैमिली के अंदर भी फ्रीडम स्ट्रगल को लेके काफ़ी एंथुसियाज़म पाया जाता था, लेकिन साथ साथ भगत सिंह के अंदर अपने काफ़ी एग्रेशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था हिंदुस्तान पर, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ थी जो उसके अंदर बाद में फर्निश हुई, लेकिन ये पहले से मौजूद था कि जब उसने तसल्लुत देखा बरतानवी राज का तो उसने हमेशा उस पर तनकीद की। जो किताबें बरतानवी साम्राज्य की तरफ से लाई जाती थी हिंदुस्तान के अंदर, उसको भी जला दिया करता था भगत, बेसिकली जस्ट एज अ प्रोटेस्ट। इसके साथ साथ ये कि बहुत से ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स भी थे जिसने भगत सिंह की जो थिंकिंग थी, जो आइडियोलॉजी थी, उसको शेप किया, गहरा असर डाला। क्योंकि कुछ नौजवान तो आपको पता है जिस तरह आजकल सोशल मीडिया के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड और एपॉलिटिकल होते हैं, लेकिन भगत सिंह उनमें से बिल्कुल नहीं था। उसकी वजह यह है कि उस दौर के अंदर भी वो इंतहाई सेंसिटाइज था पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में, और इसके साथ साथ जो जो सियासी इवेंट्स हुआ करते थे हिंदुस्तान में, उसका एक गहरा इम्पैक्ट था भगत सिंह के दिमाग और उसकी सोच के ऊपर। और इसमें से जो पहला इवेंट था वो जलियांवाला बाग का जो मैसेकर था 1919 का, जिसको आज तक याद रखा जाता है, जिसमें एक एहतजाज के बाद फायर खोलने का हुक्म दिया गया। और बहुत से एस्टिमेट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बताया यह जाता है कि 400 से 1500 के दरमियान लोगों को मार दिया गया था। अब इसका ऑफिशियल काउंट तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम इस पे एवरेज भी हम देखें तो तकरीबन 1000 लोगों की डेथ हुई थी जलियांवाला मैसेकर के अंदर, जिसने खासा जो है वो गुस्सा और एक प्रोटेस्ट के जज्बात क्रिएट किए भगत सिंह के अंदर। इसके साथ साथ ये कि जो अकाली प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट ननकाना साहब के अंदर एक क्रैकडाउन हुआ था 1921 में, उसमें भी खासा नुकसान हुआ। इसने भी डीपली अफेक्ट किया भगत सिंह को। लेकिन शुरू में अगर देखा जाए तो भगत सिंह के नज़रियात ऐसे नहीं थे कि वो पहले रोज़ से एक वायलेंट स्ट्रगल के पीछे चल पड़ा हो। इनफैक्ट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी के अंडर चल रही थी, आगाज़ में तो भगत सिंह उसी को सपोर्ट कर रहा था। उसकी वजह यह है कि वो दरअसल जो उसका एंड था वो यही था कि जो बरतानवी साम्राज्य है वो हिंदुस्तान से ख़त्म हो और ये वापस जाएं अपने मुल्क में, और यहाँ पर एक होमलैंड की जो अपनी पॉलिटिकल हायरार्की है वो क्रिएट हो, और फिर बाकी सोशलिस्ट आइडियल्स उसके क्रिएट हुए। लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ को उसने सपोर्ट किया वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी। लेकिन जिस तरह से आपको मालूम है कि चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 1922 में, और ये जो इंसिडेंट था इसमें तकरीबन 23 से 24 पुलिस वालों की जान जाती है और 3 से 4 प्रोटेस्टर्स जो है वो इसमें हलाक होते हैं। और वो इसीलिए कि पहले एहतजाज होता है, पुलिस फायर खोलने का हुक्म देती है और रिस्पांस में उस चौकी को ही जला देते हैं जाके प्रोटेस्टर्स। तो गांधी साहब ये इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि पहले मैंने
नॉन वायलेंस की जो फ़िलासफ़ी है वो आवाम को सिखानी है, इसके बाद मुझे लोगों को एहतजाज करने का हुक्म देना चाहिए। अदरवाइज़ अगर इसी तरह हर जगह कन्फ्रंटेशन होना शुरू हो गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक जवाज़ आ जाएगा कि जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हो रही है वो दरअसल एक वायलेंट और एक आर्म्ड स्ट्रगल है अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। इसीलिए आप अगर आगे से फायर भी खोल देंगे तो वो जस्टिफाइड है बिकॉज इट्स अ वॉर। तो ये देखते हुए जब गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर यू टर्न लिया और उन्होंने उसको जो है वो अबॉलिश कर दिया, तो इसके बाद भगत सिंह ने भी ये सोच लिया कि अब मैंने इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना। और साथ साथ एक और जो पॉलिटिकल इवेंट था जिसने बहुत डीपली इम्पैक्ट किया भगत सिंह को, वो कुछ फ्रीडम फाइटर्स की हैंगिंग थी और उनकी एग्जीक्यूशन थी। क्योंकि जो ककोड़ी का इंसिडेंट था, इसके बारे में अगर आप पढ़ें तो 1925 में 9 अगस्त को एक ट्रेन लूटी जाती है HRA की तरफ से। अब HRA क्या था? ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी। दिस वाज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज़, जो कि ये चाह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से चली जाए, और उसके लिए उन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल भी करने का इरादा किया और बहुत से एक्शन ऐसे किए जिसने एजिटेशन क्रिएट की ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो ये ट्रेन जब लूटी जाती है तो HRA, जिसको राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रा नाथ सन्याल लीड कर रहे थे, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी इन मुकदमात का निशाना बनते हैं। तो इसके बाद में बिस्मिल को अरेस्ट किया जाता है 1925 अक्टूबर में, अशफाकुल्ला ख़ान को भी अरेस्ट किया जाता है 1926 में, और आज़ाद जो थे वो फ़िल वक्त उससे बच गए। लेकिन बाकियों को हमने देखा कि ये जो 4 लोग थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाकुल्ला ख़ान हैं और ठाकुर रोशन सिंह हैं, इसके अलावा नजेंद्र नाथ लाहिरी के नाम से एक और इंडिविजुअल थे इसमें, इन चारों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और ये सारा कुछ देखते हुए ककोड़ी इंसिडेंट जो था, इसने भी भगत सिंह की सोच को ख़ासा शेप किया और जो उसका पैशन था वो इंक्रीज़ हुआ कि मैंने भी यही रास्ता इख्तियार करना है एजिटेशन का। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि बरतानवी साम्राज्य से गुफ्तगू करते रहेंगे और वो यहाँ से चले जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हम एक बड़ी डिवाइड देखते हैं गांधीयन थॉट में और भगत सिंह की सोच के अंदर, जो कि आगे चल के बहुत वाज़ेह हो जाती है। इसके साथ साथ जब 1928 के अंदर भगत सिंह के क्रेडिट पे ये चीज़ है कि जब इसी HRA को एक नया रास्ता मिलता है तो भगत सिंह इस HRA के अंदर S का इजाफा करते हैं, और वो S सोशलिज़म का था, यानी कि वो इसको बनाते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्योंकि भगत सिंह सोशलिस्ट नज़रियात के हामिल एक शख्स थे। वो ये समझते थे कि दरअसल हिंदुस्तान का बुनियादी मसला वो ये है कि इम्पीरियलिज़म एक्सप्लॉइट करता है जो लोकल्स हैं उनको, जो किसान हैं या फिर जो अनाज उगाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, जो मज़दूर मेहनत करता है उसको कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तर्ज़ हुकूमत को अडॉप्ट किया जाए वो सोशलिज़म के नज़रियात पर मबनी हो। तो उन्होंने फिर HRA को HSRA बनाया, और इसके बाद जिस स्ट्रगल का आगाज़ हुआ उसी ने उन इवेंट्स तक पहुँचाया भगत सिंह को जिसका हमने शुरू में ज़िक्र किया। तो 1926 के अंदर भगत सिंह नौजवान भारत सभा की बुनियाद रखते हैं, और इसके बाद में 1928 में, जैसे हमने पहले बताया, कि HSRA वो बनाते हैं। तो लाला लाजपत राय के नाम से जो एक लीडर थे, सारा एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल जो था जिनके अंडर चल रही थी, उनके ऊपर एक लाठी चार्ज होता है 1928 के अंदर, और उस लाठी चार्ज में जो इंजरीज़ उनको आती हैं, उस इंजरीज़ के नतीजे में ही सकम्स टू हिज डेथ। और जिस ऑफिसर के हुक्म के ऊपर ये इंजरीज़ हुई थी उसका नाम जेम्स स्कॉट था, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस था। तो भगत सिंह और उसके साथी ये फ़ैसला करते हैं कि हमने मज़ीद अब जुल्म जो है वो चुप करके नहीं देखना, और ना हमने आगे से सिर्फ नॉन वायलेंस दिखानी है जब हम पर वायलेंस किया जा रहा है। तो लाला लाजपत राय की जो किलिंग थी उसको अवेंज करने का वो फ़ैसला करते हैं, बदला लेने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस्टेकन आइडेंटिटी के बुनियाद के ऊपर जिस ऑफ़िसर को जाकर वो असैसिनेट करते हैं उसका नाम JP सॉन्डर्स था। हालांकि वो करना किसको चाह रहे थे? जेम्स स्कॉट को। इस सारी सूरत हाल के ऊपर इसको लाहौर कंस्पिरेसी केस भी कहा जाता है, आप पढ़ सकते हैं इस बारे में। और इसके बाद में भगत सिंह और उसके दीगर साथी जो हैं वो लाहौर से फ़रार हो जाते हैं और अपना हुलिया भी बदल लेते हैं ताकि उनका अरेस्ट ना हो सके फिलफौर। फिर हम ये देखते हैं कि भगत सिंह सिर्फ वहाँ से भागता नहीं है बल्कि दोबारा रीअपीयर होता है, और वो रीअपीयर होता है 8 अप्रैल 1929 को।
और ये जो साइट है वो सेंट्रल असम्बली की है जिस पे बॉम्बिंग का केस बनता है। वो इसीलिए कि भगत सिंह और उनके एक साथी जिनका नाम बटुकेश्वर दत्त था, वो बॉम्ब फेंकते हैं सेंट्रल असम्बली में दिल्ली के अंदर, और विज़िटर्स गैलरी की तरफ से वो ये बम फेंकते हैं और डेलिबरेटली वो एक ऐसी जगह पे ये बम गिराते हैं जहाँ पर कोई रश या हजूम नहीं होता मेंबर्स का, क्योंकि वो सिर्फ़ एक सिग्निफाई करने के लिए ये बताना चाह रहे थे, जिसको उनके अल्फाज में उन्होंने ये कहा कि वी वांटेड टू मेक द डेफ हियर, यानी कि जिनको आवाज़ नहीं आती, जो बहरे हो चुके हैं, हम उनको इस बम की गूंज सुनाना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया था। तो ये जो होता है, इसके बाद वहाँ पर वो नारेबाजी करते हैं और वो ये कहते हैं कि डाउन विद इम्पीरियलिस्ट एंडेवर्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, साथ साथ वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और वहीं पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उनका मकसद ये नहीं था कि वो ये कार्रवाई करके भाग जाते या किसी को मारते, बल्कि मकसद ये था कि हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को एक पैगाम पहुँचाया जाए कि ये जो रबर स्टैम्प नाम की असम्बलीज़ बनाई हुई हैं, इनको वो तस्लीम नहीं करते। यहाँ जो कानून साजी होती है वो हिंदुस्तानियों के लिए नहीं होती, और ये जो सारा साम्राज्य का निज़ाम है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे थे, ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, जिसके बारे में कहा जाता है एनेक्डोटली, और उसे कहा यह जाता है कि इट वाज नाइदर इंडियन नॉर सिविल एंड नाइदर अ सर्विस। तो इसी तरह भगत सिंह ने ये स्टेटमेंट जो है वो फॉर्म की, ये बम गिरा के वहाँ पे, और अरेस्ट होते हैं वो उसके बाद में, क्योंकि वो फॉलो कर रहे थे एक एनार्किस्ट आइडियोलॉजी को भी। और बताया यह जाता है कि फ़्रांस के अंदर जो ऑगस्ट वेलियंट के नाम से एक फ़्रेंच एनार्किस्ट थे, उन्होंने भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया था पेरिस में, और इसको भगत सिंह ने हिंदुस्तान में रेप्लिकेट किया। तो ये ट्रायल इसके बाद में शुरू होता है, और ये ट्रायल भगत सिंह और उनके दोस्त दत्त के अगेंस्ट होता है, और JP सॉन्डर्स की जो किलिंग थी उसका चार्ज भी भगत सिंह पे लगता है। और इसके बाद वो मामलात वहाँ उस नहज पर पहुँचते हैं जिसका हमने शुरू में ज़िक्र किया, जो कि भगत सिंह की हैंगिंग में रिज़ल्ट करते हैं। ट्रायल का आगाज़ हो जाता है उनके अगेंस्ट, और जेल जाके सबसे पहले तो वो वहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सियासी कैदी हैं, इसलिए हमसे बेहतर सलूक किया जाए। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी भगत सिंह से मिलने के लिए आते हैं और ख़ासा डिस्ट्रेस का इजहार करते हैं वो इन कैदियों की सूरत हाल देख के, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि कई दिनों तक भगत सिंह और उनके साथियों की तरफ से भूख हड़ताल की जाती है, हालांकि ज़बरदस्ती उनको खाना खिलाने की कोशिश की जाती है ब्रिटिश अफसरान की तरफ से, लेकिन वो इसको रिजेक्ट करते हैं। 116 दिन तक इस भूख हड़ताल का आगाज़ जो है जो होता है, 116 दिन तक वो जारी रहता है। और साथ साथ ये कि कांग्रेस लीडर्स भी आकर मिल रहे होते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको बंद कर दें, लेकिन वो नहीं करते। साथ साथ ये कि जो ट्रायल था इसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वर्ड फैलता है और लोग भी एहतजाज करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जब वो सुनते हैं कि एक ऐसा नौजवान जो कि अपनी अर्ली 20s के अंदर है, जिसने जाके इतनी करेजस एफ़र्ट की है और जिसने सबसे पहले तो एक लीडर का जो असैसिनेशन थी उसका बदला लिया, और दूसरी चीज़ ये कि असेंबली में जाके ये एफ़र्ट की कि बम फेंक कर आए और वहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद के नारे बुलंद कर दिए। सो ही बिकेम अ पॉपुलर फिगर राइट देयर एंड देन। जब वो जेल में उसके ट्रायल का आगाज़ हो रहा था तो एजिटेशन पूरे मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही थी, विच वॉज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज़ वेल। साथ साथ ये कि उसके बाद ये फ़ैसला होता है कि अगर ये लोग ज़िंदा रहते हैं तो शायद सूरत हाल कंट्रोल से बाहर निकल जाए, इसीलिए रात के अंधेरे में इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो अब भगत सिंह का जो इंटेलेक्चुअल जर्नी है उसकी बात करते हैं, क्योंकि जो तारीख़ है, किस तारीख़ को क्या हुआ, कौन से पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, ये सब से तो बहुत से लोग आप में से वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस थी वो डिस्कस नहीं की जाती। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो उसका जो माइंड था ग्रेजुअली, वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि यूनिवर्सिटी जाने के बाद इंस्टीट्यूशनली उसको अपने आइडियाज़ को शेप करना सिखाया गया, बल्कि वो एक रीडर भी इतना एविड था, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि एक तो जो उसकी आखिरी डेथ विश थी वो भी किताब के बारे में थी, और दूसरा ये कि जब उसको जेल में लाए गए तो सबसे पहले जो भूख हड़ताल की गई उसका पहला मुतालबा ही ये था कि तमाम किताबें जितनी भी कैदी वहाँ पर मौजूद हैं उनको बग़ैर रिस्ट्रिक्शन के अवेलेबल होनी चाहिए, और दूसरा मुतालबा ये था कि कम से कम एक कागज़, यानी कि जिस पर एक कैदी लिख सके अपने आइडियाज़ या किताब से जो वो गैदर करे, ये रोज़ाना की बुनियाद पे उसको अवेलेबल होना चाहिए। इससे आप प्रायोरिटी देखें
एक ऐसे इंसान की जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर है, वो पहले 2 मुतालबात ही वो करता है जो किताब और लिखने से और सोचने से मुतल्लिक हैं, जो कि काफ़ी इंस्पिरेशनल हैं आजकल की यूथ के लिए, जिनका शायद बुक रीडिंग से कोई ख़ास लगाव बचा नहीं है। तो भगत सिंह के हवाले से जो एक किताब है वाई आई एम एन एथीस्ट, ये बहुत कोट की जाती है। ये पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुई थी 1931 में, 2 से 3 महीने के बाद उसकी हैंगिंग के। और इस किताब में वो अपना इंटेलेक्चुअल जर्नी एक्सप्लेन करता है कि शुरू में जब उसने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया अपने फेथ को, जो कि सिखिज़म था, तो बहुत से लोगों ने उस पर इल्ज़ाम भी लगाया कि दरअसल दिस इज़ योर वैनिटी स्पीकिंग। लेकिन उसने उसको एक्सप्लेन किया कि वैनिटी में और केयरफुल स्टडी ऑफ रिलीजन्स एंड देयर हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी में बहुत फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ ये थी कि ये भी उस पर इल्ज़ाम लगा कि अब चूँकि तुम बहुत पॉपुलर हो चुके हो और अब इसलिए कि तुम्हारी जो तहरीक थी वो मकबूल हो चुकी है, तो अब तुम में एरोगेंस आ गई है और इसीलिए तुम ऐसे आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे हो जो रिबेलियस आइडियाज़ हैं। तो उसने ये कहा कि दरअसल जब मैं बिल्कुल अननोन और ऑब्सक्योर इंडिविजुअल था और जब मैं जवान हो रहा था, उसी वक्त से मेरे जहन में ये ख़यालात आ रहे थे, इसका मकबूलियत से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। तो ये वो दौर था जब भगत सिंह ने इंटरनेशनल स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया और इंटरनेशनल रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया। इसके अंदर एनार्किस्ट थिंकर्स भी थे, जिसमें बाकुनिन आता है। साथ साथ मार्क्स और लेनिन की जो राइटिंग्स थी उसको बहुत गौर से उसने पढ़ा। और एक हिस्ट्री का तालिब इल्म जो कि तारीख़ के जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनसे सीख के अपनी मूव्स को कंस्ट्रक्ट करता है, ये भगत सिंह की पर्सनैलिटी पोर्ट्रे किया करती थी। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि 1926 के इख्तिताम के साथ साथ ही उसके अंदर जो स्केप्टिसिज्म था वो हावी होना शुरू हो गया और उसने आहिस्ता आहिस्ता जो उसका फेथ था उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सेंस नहीं बनी। यह आपको ये बताता है कि एक कन्फर्मिस्ट थिंकर जो होता है माशरे के अंदर, जिसको जो बताया जाता है वो उसको कभी डाउट नहीं करता, भगत सिंह उनमें से एक नहीं था। इनफैक्ट ही यूज्ड टू फ्लो अगेंस्ट द टाइड फ्रॉम द डे वन। साथ साथ ये कि दीगर राइटिंग्स भी भगत सिंह की मौजूद हैं और उसमें 1924 और 25 में लिखे गए आर्टिकल्स हैं, जिसमें एक आर्टिकल उसने लिखा जिसका नाम विश्व प्रेम था, जिसका मतलब है कि इन लव विद द वर्ड। और इसके साथ साथ जो एग्जीक्यूशन हुई थी अकाली रेवोल्यूशनरीज़ की 1926 में, उस पर एक कमेंट्री लिखी जिसका नाम था होली के दिन रक्त के छींटे, यानी कि ब्लड ड्रॉप्स ऑन द डे ऑफ होली। तो ये भी बड़ा एलिगोरिकल किस्म का एक राइटअप है उसका, जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ये कि दूसरे जो वर्क्स थे भगत सिंह के जिसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोर्ट स्टेटमेंट्स के नाम से एक वर्क है और दूसरा लेटर टू द यंग पॉलिटिकल वर्कर्स, जिसमें वो नौजवान पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको मशवरे दे रहा है कि किस तरह से एक तहरीक चलानी है और कैसे उसको इंटेलेक्चुअली शेप करना है। इसके साथ साथ भगत सिंह के जो दीगर नज़रियात थे जो कि HSRA में रहते हुए उसने लिखे भी और लोगों को पढ़ाए भी, उसमें एक क्रिटिक है और ये क्रिटिक है साधु वसवाणी का, जो कि उस वक्त के एक पोइट थे और एक स्पिरिचुअल ओपिनियन लीडर थे। तो उनको भगत सिंह क्रिटिसाइज़ करता है, जिसमें एक बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ आपको ये दिखाई देती है कि वो तमाम ऐसी सोचें जो कि रिवाइवलिस्ट किस्म की थी, जो कि हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी को रिवर्स करने की सोच थी, जो ये सोच थी कि हमने माजी में ज़िंदा होना है। अब ये आज के पाकिस्तान के अंदर भी यही मसला है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो हमें माजी में ले जाना चाहते हैं, जबकि फ्यूचरिस्टिक बात करने वाले हैं ही नहीं। क्योंकि एक पॉपुलिस्ट का अंदाज़ हो या फिर एक ऐसे इंसान का जो कि सिर्फ आवाम को लुभाने के लिए ये बातें करता है, वो सिर्फ ये बताता है कि पहले आपकी एक ग्लोरियस तारीख़ थी और मैंने आपको माजी का सफ़र करवाना है। जबकि एक प्रोग्रेसिव थिंकर का काम ये होता है कि वो फ्यूचर की बात करे और टाइम्स में अपनी कौम को और अपने सुनने वालों को आगे लेकर जाए। तो भगत सिंह उनमें से एक था जो प्रोग्रेसिव बात कर रहे थे। तो वसवाणी पे क्रिटिसाइज़ करते हुए भगत सिंह ने दरअसल ये कहा कि ही इज़ कन्विंस्ड दैट वंस अपॉन अ टाइम आवर कंट्री हैड रीच्ड द फाइनल समिट ऑफ डेवलपमेंट एंड टुडे देयर इज़ नो रीज़न फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड एट ऑल, वी ओनली नीड टू गो बैक टू द पास्ट। तो क्रिटिक करते हुए वो ये कहता है कि वसवाणी लोगों को ये बता रहा है कि एक दौर ऐसा था जब हमारी रियासत और हमारा मुल्क पीक पर पहुंच गया था और अब हमें उसी दौर की तरफ वापस जाना है। और चूंकि वो वेदास की बात भी कर रहे थे और जिसमें आर्य समाज के हवाले से बात है, तो वो ये कहता है कि द बिलीफ्स ऑफ वसवाणी आर बेसिकली based on the belief that the Almighty has poured all the knowledge of the world into the Vedas. No progress is possible beyond them. Therefore, the world has not and cannot achieve anything greater
than the wonders or very own India had achieved in the ancient past. तो भगत सिंह ने इस सोच पर तनकीद की कि हमें एंशियंट दुनिया में वापस नहीं जाना, और उसने ये कहा कि हमारा जो सलूशन है मसाइल का वो फ्यूचर के अंदर है, माजी के अंदर नहीं है। दूसरी चीज़ उसने ये कही कि रोमांटिक पोइट्री ये जनाब लिखते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इमोशनली अपील करते हैं आवाम को। तो आपको एक रैशनलिस्ट दिखाई देता है भगत सिंह के अंदर, जो कि रीज़न की और लॉजिक की बात करना चाहता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ खाली जज्बात से भरा हुआ नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं ना कि वो गुस्से में आके उसने एक रिबेलियन क्रिएट कर दिया, लेकिन उसकी बेसिस भी रैशनैलिटी ही थी। उसकी वजह यह है कि वो इस तरह के शायरों को और उनकी शायरी को तनकीद का निशाना बना रहा है, जो सिर्फ जज्बाती किस्म की शायरी सुना के लोगों का दिल लुभा रहे थे। तो ये आपको दिखाई देता है कि एक उसके अंदर जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी, इट वाज ड्रिवन बाय द फोर्स ऑफ शेयर रीज़न एंड लॉजिक। साथ साथ ये कि एक और कमेंट्री उसको जो है वो जो बड़ी अट्रैक्टिव है उसकी, वो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, जिसके अंदर वो क्रिटिसाइज़ करता है बोस को। और वो इसीलिए कि यहाँ पर भी उसका क्रिटिसिज्म यही है कि सुभाष चंद्र बोस जो बात कर रहा है वो बेसिकली वसवाणी की तरह है, और वो बात यही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रोमांटिक इमोशनलिज्म है। यानी कि वो ये बता रहा है कि एक दौर था जब ताजमहल चमका करता था और हिंदुस्तान का ताज था, और आज वो काबिज़ हो चुके हैं उसके ऊपर दूसरे लोग। तो इस पर भी भगत सिंह यही कह रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ, उसने एनेक्डोटली ये लिखा भी हुआ है कि ही इज़ अ वेरी इमोशनल बंगाली। तो सुभाष चंद्र बोस पे भी क्रिटिक इस बुनियाद पर उसने किया, और उसने ये कहा कि ये दरअसल डिसओरिएंटेड इमोशंस हैं। यानी कि बोस की जो राइटिंग्स थी या फिर उसकी स्पीचेस थी, उसको इस बुनियाद पे तनकीद का निशाना बनाया कि ये इमोशनलिज्म है और हमें ये नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ तारीफ़ की जवाहरलाल नेहरू की, और उसकी वजह यह है कि नेहरू का जो एड्रेस था उसको बहुत प्रेज़ किया। वो इसीलिए कि इस एड्रेस के अंदर नेहरू ने यह कहा था कि एवरी यूथ मस्ट रिबेल नॉट ओनली इन द पोलिटिकल स्फीयर बट इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस स्फीयर्स ऑल्सो। I have not much use for any man who comes and tells me that such and such thing is said in the holy text. Everything unreasonable must be discarded, even if they find authority for it in the Vedas and the holy book of the Muslims. यानी कि नेहरू ने जब ये कहा कि हमें इनकलाब बर्पा करना है, और वो सिर्फ़ ऐसा इनकलाब नहीं है जो सियासी मैदान में हो, बल्कि वो मुआशी मैदान में भी और नज़रियात के अफ़कार के मैदान में भी हो, तो इसको भगत सिंह ने बहुत सराहा और उसने इसकी तारीफ़ की। और उसने इस एड्रेस पे कमेंट्री करते हुए ये लिखा कि दीज आर द थॉट्स ऑफ अ ट्रू रेवोल्यूशनरी। साथ ये कहा कि वाइल सुभाष चंद्र बोसेस थॉट्स आर द थॉट्स ऑफ समवन हु वांट्स टू रिप्लेस वन रेजिम विद द अदर। तो ये कहा कि बोस की जो बातें हैं वो एक रेजिम को दूसरी से रिप्लेस करने की हैं, लेकिन जो नेहरू की बातें हैं वो एक पैराडाइम शिफ्ट है थिंकिंग के अंदर, के वो इनकलाबी सोच की बात कर रहा है। फिर उसने ये कहा कि वन मैन थिंक्स दैट आवर ओल्ड सिस्टम आर वेरी सुपीरियर, यानी कि बोस की बात कर रहा है कि वो ये कह रहा है कि पुराने निज़ाम जो थे हमारे वो बेहतर थे। बट द अदर मैन बिलीव्स दैट वी शुड रिबेल अगेंस्ट दीज सिस्टम्स। दूसरा आदमी ये कहता है कि हमें उन तमाम निज़ाम हुकूमतों के ख़िलाफ़ इनकलाब बर्पा करना है। येट द लैटर इज़ कॉल्ड इमोशनल सेंसिटिव एंड द फॉर्मर अ ट्रांसफॉर्मेटिव रेवोल्यूशनरी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि बोस को तो रेवोल्यूशनरी कहा जाता है और नेहरू को इमोशनल कहा जाता है, हकीकत इसके उलट है। इसके साथ साथ ये कि भगत सिंह ने जो दीगर अपनी कमेंट्रीज़ लिखी उसके अंदर भी वो रैशनलिज्म के ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है, और वो हिंदुस्तान की जो सोशल साइकोलॉजी है इसको डिस्कस कर रहा है। मसला आजकल के पॉलिटिशियंस में और आजकल की पॉलिटिकल क्लास में ये है कि वो सिर्फ सियासी बहसों तक महदूद हो चुके हैं। आप किसी को भी सुन लीजिए, बेशक हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, आपको सिर्फ टीवी के ऊपर शेयरली पॉलिटिकल कमेंट्री दिखाई देगी जिसमें जो महवर है सारी बहस का वो सिर्फ शख्सियात हैं, वो सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं। लेकिन सोसाइटी के ऊपर क्रिटिसिज्म ना करने का नतीजा ये है कि अगर आपकी सियासत ठीक चल भी रही हो, अगर आपका मुआशरा इकोनॉमिकली ग्रो कर भी रहा हो, लेकिन जो सोशल साइकोलॉजी है, जो आवाम का रवैया और बिहेवियर है, जो सोशल ईवल्स हैं, वो डिस्कोर्स से बिल्कुल माइनस हो चुके हैं। भगत सिंह की राइटिंग्स के अंदर ये दिखाई नहीं देता। इनफैक्ट एक उसने खासी राइटिंग्स अपनी सिर्फ इस बात को डेडिकेट की कि इंडियंस सोचते कैसे हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं और सुपरस्टिशियस कितने हैं। वो ये लिखता है मैनिफेस्टो ऑफ नौजवान भारत सभा के अंदर कि वी इंडियंस व्हाट आर वी डूइंग, अ ब्रांच ऑफ पीपल ट्री इज़ कट एंड रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ द हिंदूज आर इंजर्ड। कि एक दरख्त कट जाए तो लोगों के जज्बात मजरू हो जाते हैं। आगे कहता है कि अ कॉर्नर ऑफ अ पेपर आइडल ताज़िया ऑफ द आइडल ब्रेकर मुस्लिम्स इज़ ब्रोकन
एंड अल्लाह गेट्स enraged। और मुसलमान भी छोटी छोटी बात पर लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने हमारा जो मज़हब है इसको वायलेट कर दिया है। हु कैनॉट बी सेटिस्फाइड विद एनीथिंग लेस दैन द ब्लड ऑफ द इनफिडल हिंदूज़, यानी कि जो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें कुफरी या हिंदुओं का खून चाहिए, उस पर तनकीद कर रहा है। फिर कहता है कि मैन ऑट टू बी अटैच्ड मोर इम्पोर्टेंस दैट द एनिमल्स एंड येट हेयर इन इंडिया, कि हिंदुस्तान के अंदर इंसानों से ज़्यादा जानवरों की अहमियत है, इसीलिए उनकी ज़िंदगी पे दंगे फसाद हो जाते हैं, लेकिन इंसानों की ज़िंदगी जाती है उस पर कोई बोलता नहीं है। नाउ दिस इज़ प्योर सोसाइटल एंड सोशल क्रिटिक फ्रॉम द मैन। साथ साथ वो ये कहता है रिलीजियस सुपरस्टिशंस एंड बिगेटरी आर अ ग्रेट हिंड्रेंस इन आवर प्रोग्रेस, यानी कि जो सुपरस्टिशंस का हम शिकार हो चुके हैं, जो हम रीज़न और लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते, जो अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर मंतिक और दलील को फॉलो नहीं करते, ये हमारी तबाही की बुनियादी वजह हैं। बिल्कुल यार, काफ़ी एक अच्छी वीडियो देखने को मिली है जिसमें एक काफ़ी ज़्यादा हमें एक इन्फॉर्मेशन एक मिली है, क्योंकि आज एक बहुत ज़्यादा एक स्पेशली दिन है उनको लेकर, या उनके लिए एक भगत सिंह के लिए कि उनको एक अच्छे लफ्ज़ों में याद करना चाहिए, एक ऐसा दिन है। और जो सैयद मुजम्मिल साहब ने जो एक चीज़ें हमें एक्सप्लेन की है ना स्टार्ट से लेकर, उनका यही एक विज़न था कि एक आज़ादी, एक अपने देश को आगे लेकर कैसे जाना है, या इन गोरों से एक छुटकारा कैसे एक पाया जाए, ये बस उनका एक विज़न था। और एक कुछ भी नहीं, एक और चीज़ें साइड पर रह जाती, क्यों मेन उस वक्त यही मसला था कि एक फ्रीडम फाइटर बनने का, कि जिसके अंदर भी एक थोड़ा बहुत एक जज्बा था, थोड़ा बहुत अपने देश को लेकर प्यार था ना, वो यही चाहता था तंग आकर या एक थक हार करना, वो इसी रास्ते पर लग जाता था कि अपने लोगों को मोटिवेट किया जाए और एक कुछ ऐसा किया जाए कि इनसे हमारी एक जान छूट जाए। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़े बड़े स्टेप भी लिए हैं और बहुत सारी एक कुर्बानियाँ भी दी हैं, जो एक भूख वाली वाकई यार एक कमाल की उनकी एक आइडियोलॉजी थी और कमाल के एक फ्रीडम एक फाइटर थे। अब देखो ना, एक वो टाइम था मतलब कि जब एक गोरे पीक पर थे, एक मतलब कि सारा कब्जा था एक गोरों का, तो उसमें मतलब कि एक ऐसा फ्रीडम फाइटर निकलना और अपनी एक आवाज़ को बुलंद करना, ये एक बहुत मतलब कि एक बहादुरी वाला या एक हौसले वाली बात थी। अब देखो ना, ठीक है वो चीज़ें चलती रही, साथ साथ उन्होंने मतलब कि काफ़ी एक स्ट्रगल की, काफ़ी उन्होंने एक जद्दोजहद की कि हाँ तक कि उसके साथ इतने मतलब के लोग खड़े नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी ना वो एक लगे रहे। अब जैसे उन्होंने मतलब कि जेल में एक भूख हड़ताल की, उसके बाद और भी उन्होंने काफ़ी, खास करके एक देखो ना, एक मतलब कि एक फ्रीडम फाइटर होता है कि मतलब को एक मतलब कि उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, वो ऐसे मतलब कि एक चलता फिरता फ्रीडम फाइटर बन जाता है। लेकिन एक भगत सिंह जी के पास भाई एक काफ़ी एक ना एक रास्ता था अपनाने का, एक मतलब कि आगे चीज़ें करने का। अब जब उन्होंने देखी ना चीज़ें, एक मतलब कि एक उनकी एक आइडियोलॉजी अच्छी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा ना एक मतलब कि हिस्ट्री को लेकर, एक बुक्स को लेकर काफ़ी एक आगे बढ़ते थे, एक जो एक प्योर एक आइडियोलॉजी थी। लेकिन फिर भी भाई उन्होंने बहुत एक जद्दोजहद किया है और ऐसे हीरो को भाई एक याद रखना चाहिए। अब देखो ना, उनके पास एक थोड़ा सा ऑप्शन भी था कि वो मतलब के बच सकते थे एक माफ़ी मांगकर या एक पीछे हटकर, लेकिन तब वो एक इस रास्ते पर चलते तो एक आज उनको एक ऐसा एक दर्जा नहीं मिलना था। नहीं ऐसा ही है। लेकिन ये कि देखो ना अपना उन्होंने एक जो उस वक़्त सीन बना हुआ था ना, उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा डाला था, जो कि एक वहाँ पे इम्पोर्टर था, ख़ासकर वहाँ के एक यूथ के लिए इम्पोर्टर था कि वो इस अपनी एक साइड चूज़ करें और अपने एक कंट्री के लिए एफर्ट करें, ताकि इन गोरों से, क्योंकि उनको एक क्लियर कट पता चल गया था कि ये अब एक इनसे बगैर, इनको हटाए बगैर अब हमारा जो है ना वो एक वजूद मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने एक काफ़ी एफर्ट की, जिसमें एक 2-3 वाक़े हुए जिन्होंने उनके अंदर एक थोड़ी सी, देखो ना एक एज का भी फैक्टर होता है, इस एज में तो हमें पता भी नहीं था कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है या क्या नहीं, लेकिन ये कि वो इस हद तक मतलब उन्होंने अपने आप को इस मामलात में एक इन्वॉल्व कह लें, या एक उनके अंदर दिलचस्पी पैदा हो गई थी कि वो चाहते थे कि वो एक किसी साइड के ऊपर जाएं। लेकिन उन्होंने बेकमाल की एफर्ट की है साथ, जो अब इसमें एक हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि वो जस्ट एक जो है ना वो एक सिखिज़म या इस तरह का एक आप कह लें कि ये काम उन्होंने किया, लेकिन नेवर
उनके साथी सारे हर तरह के लोग वहाँ पे शामिल थे, चाहे कोई मुस्लिम था, चाहे कोई एक हिंदू कम्युनिटी से था। मतलब ये है कि उन्होंने सारे, अब जलियांवाला बाग वाला जो वाक़या है, उसके बाद एक आप इधर आ जाए जो ननकाना साहब वाला वाक़या है, या उसके अलावा जो एक उन्होंने सीधे फायर वहाँ पे किए थे, या वो एक दो तीन चीज़ें जो ऐसी हुई थी जिसकी वजह से एक उनका बहुत एक वो एक मतलब उनका दिल, या आप कह लें कि वो इस चीज़ से बहुत बेचारे कि हम अब क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास हल नहीं है। लेकिन नो डाउट उन्होंने एक वहाँ पे रह के हर तरह की एक जो है ना वो बुक, अपनी बुक के अंदर वो चीज़ें देखी, या उन्होंने लोगों को बताया कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आगे आके भाई देखो ना कि एक नज़रियात इंसान के होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ नहीं मिलते इनसाइड अगर देखा जाए तो, क्योंकि जब जेल में बंदा बैठा होता ना तो उसको कोई पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उसको जो जिसने आके भाई एक बताना है उसने उस हिसाब से चीज़ों को देखना है। लेकिन ये कि आप सुभाष चंद्र बोस की बात करें, उसके अलावा उस वक़्त के जो भी एक तहरीकें चला रहे थे उनको भाई आप कभी नहीं जुटला सकते कि वो किसी इस साइड के ऊपर थे कि वो अपना मुल्क आज़ाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी जो है ना वो हर हद तक जो है ना वो चीज़ें की, लेकिन हर किसी का अपना अपना योगदान था, भगत सिंह का भी, उनका भी। लेकिन ये कि भाई इन सब की एफर्ट की वजह से एक नई जनरेशन के अंदर एक शौक़ जागा या एक जुनून जागा कि हमने अपना मुल्क वापस लेना, और जो है ना फाइनली वो उन्होंने करके भी दिखाया। लेकिन ये कि भाई भूख हड़ताल करना, ये सारी चीज़ें उसकी नहीं, आप देखो ना एक मतलब कि एक फाइटर पर आए या एक उनको याद करने की बात आए तो एक पाकिस्तानी किस मुकाम पर अभी खड़े हैं, ये बहुत एक मतलब कि एक आप पर दब्बा है कि आप ने इस चीज़ों को एक हिडन रखा। और लेकिन एक ना एक मतलब कि याद की बात करें तो ठीक है, इधर मतलब कि फैसलाबाद में उनका जन्म हुआ था, लेकिन कम से कम इन्होंने वो थोड़ा सा ना एक रोड को नाम दिया हुआ है, वो अब्दुल्लापुर के करीब भगत सिंह रोड को, शायद लाइब्रेरी वगैरह बनाई हुई है, रोड का नाम नहीं उन्होंने दिया। लाइब्रेरी तो बनाई हुई है, लेकिन कम से बोर्ड मैंने देखा था लगा हुआ यार, हाँ अभी भी लगा, शायद आपकी नहीं नजर उधर पड़ी, लेकिन इधर कम से कम कुछ लोगों को इन्होंने एक उसकी जो है ना वो मतलब बना के लगाई भी थी, इधर एक बहुत बड़ी एक जो है ना स्टैचू वगैरह बनाया था। लेकिन ये वो एक असल में ना यहाँ पे एक हमारे ऊपर बाद में एक रिलीजियस जो है ना वो चीज़ें बहुत हैवी रही है, जिसकी वजह से उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर कहा, बल्कि तनकीद कह लें कि इस चीज़ को थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए। और वो इस सबसे बड़े नज़रियाती वो इस चीज़ के ऊपर थे कि उनकी एफर्ट इस तरह थी, उनकी एफर्ट में कहीं पे भी एक रिलीजियस थ्योरी नज़र नहीं आएगी। तो हमारे ये चीज़ें जब बढ़ी हैं तो उस वजह से हम जो है ना वो ज़ाहिर बात है हमारा एक सीन ही इस तरह का, हम कोई अदर एक जो है ना वो मज़हब को एक अपने हीरो के तौर पर पेश ही नहीं करना चाहते, जो सबसे हमारी बड़ी एक फॉल्ट है या एक हमारा आप कह लें कि कमज़ोरी है, आप कमज़ोरी कह सकते हैं, जिस वजह से जो है ना वो हमारे लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं। लेकिन अगर रियलिटी के ऊपर देखा जाए तो वो कौन सा भी सिर्फ पाकिस्तान के लिए गा रहे थे, वो अपने पूरे इस रीजन के लिए गा रहे थे, जो कि उस वक्त पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं था। बिल्कुल, तो बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।